हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आईएएस विद अरिहंत के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। और आज हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा चलाई जाने वाली प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। इस सीरीज में डियर स्टूडेंट आप सभी को जो है आईएएस और पीसीएस के अपकमिंग एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए जो है प्रिपरेशन कराई जा रही है। और इस प्रिपरेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो पॉसिबल हो। इसीलिए अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा इस सीरीज को नाम दिया गया है प्रीलिम्स पॉसिबल। और इस प्रीलियम पॉसिबल में जो है मैं आप सभी को जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है अध्ययन करा रहा हूँ। और ये तमाम अध्ययन हम जो कर रहे हैं वो आपको जो इमेजेस में जो बुक दिखाई दे रही है जो मेरे हाथ में है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको जो हम कंप्लीट जो है पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसका प्रिंटेड फॉर्म चाहिए तो आप किसी भी बुक सेलर से जो है आज ही अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल की भारतीय राज्य व्यवस्था जो है परचेज कर सकते हैं। सर क्यों परचेज करें? तो डियर स्टूडेंट, इसमें मिलते हैं आपको एक आइएगा बताते हैं इसे क्यों परचेज करना है। तो इसे इसलिए परचेज करना है क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो है आपको टॉपिकल जो है माइंड मैप चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 100% जो है एरर फ्री है। इसके अलावा इसमें आपको ना इसमें आपको जो है क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें जो है आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? मोस्टली इसमें जो है पीवाईक्यू क्वेश्चनों को जो है शामिल किया गया है। ठीक, एमसीक्यू को तो शामिल किया ही नहीं गया है। ठीक, वो माइनर ऑफ माइनर केस में अगर आप कहीं देख सकते हैं तो वहां पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिएगा, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की, तो कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि अन्य भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो है विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है। ठीक, अब जो आर्टिकल 21 में बात कही गई है वो भारतीय पर भी लागू होती है, और अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में मौजूद है तो उस पर भी जो है लागू होती है, अगर वो लीगल तरीके से इंडिया में आया है तो। क्लियर? नेक्स्ट है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, ये बाध्य योग्य है। बाध्य योग का मतलब इन्हें इंप्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपके मूल अधिकार को कोई छीनता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। क्लियर? चलिए, वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो धर्म, मौलिक वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, जो कि आपको आर्टिकल 15 पर जो है देखने को मिलेगा। सेकंड है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जो कि आपको आर्टिकल 16 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और निबोध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो कि आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी स्वतंत्रताएं, जो कि आपको आर्टिकल 29 में जो है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर उनको जो है संचालन का भी जो है राइट दिया गया है। और ये तमाम मौलिक अधिकार ध्यान रखिएगा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे आपको। ठीक, और यहाँ पर आप जो मौलिक अधिकार देखेंगे वो नागरिक संबंधी प्रावधान और प्राप्ति से जो है संबंधित है। आइएगा, तो भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक, अभी हमने क्या देखा? मौलिक अधिकार देखा। ठीक, मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हमने मौलिक अधिकार में वो पहलू देखा जो पहलू भारतीयों के लिए जो है रखा गया है। अब हम वो पहलू देखने जा रहे हैं
फंडामेंटल राइट्स का या फिर मौलिक अधिकार का, जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी जो है फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका आर्टिकल 14 जिसमें कहा गया विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जब हमने संविधान के अनुच्छेद पढ़े थे वहां पर एक एक आर्टिकल को हम समझ चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पर हम केवल लर्निंग करेंगे। क्लियर। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी के संरक्षण आर्टिकल 22। नेक्स्ट है बाल श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, और ये आपको आर्टिकल 23 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध आर्टिकल 24। नेक्स्ट आर्टिकल है धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। नेक्स्ट है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट आर्टिकल 27। नेक्स्ट है कुछ विशेष संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 28 में दिया गया है। क्लियर। अब नोट यहां पर अवश्य ध्यान रखें कि प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आइएगा यहां पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका समानता का अधिकार। क्या है, समानता, समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक, इससे पहले एक और आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको संस्कृति वाले को हटा देते हैं अभी यहां पर हम लेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आएगा आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और फिर छठवां मूल अधिकार आएगा आपका संवैधानिक उपचार। क्या आएगा, संवैधानिक उपचार आएगा। क्लियर। चलिएगा, अब ये आपको जो फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल रहे हैं इनमें समानता का आपको अधिकार जो है आर्टिकल 14 से जो है 80 के बीच में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 19 से लेकर के जो है 22 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपको आर्टिकल 23 से 24 के बीच में देखने को मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आपको आर्टिकल 29 से और 30 के बीच में देखने को मिलेगा। संवैधानिक उपचार की अगर हम बात करें तो ये आपको आर्टिकल 32 में जो है देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहां पर आपको 30 से और 32 के बीच में एक आर्टिकल मिसिंग दिखाई दे रहा होगा, वो है आर्टिकल 31। और इस आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। क्या, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। क्लियर। संपत्ति का अधिकार। ठीक, तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है समाप्त कर दिया गया था। और इस संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखा गया। और इस संपत्ति के अधिकार को जो है
एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा मेरी बात को। क्लियर? तो जो चीज आपको बतानी थी पहले थ्योरी में वो हम बता चुके हैं। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर। ठीक, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चता सुरक्षा को जो है नियत करता है? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी छात्र जो हैं आंसर करें और बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। एक, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन। शक्तियों का पृथक्करण किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चता को जो है नियत करता है। शक्तियों के पृथक्करण से आशय शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों के बंटवारे से यदि शासन के किसी अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो दूसरा अंग उसको नियंत्रित करता है और इस प्रकार शासन में तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है। न तो न्यायपालिका को जो है सुपीरियर बनाया, ना ही कार्यपालिका को, ना ही विधायिका को। तो तीनों को जो है आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है, जो कभी अपने ठीक कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के जो है काम न करे। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब जाहिर सी बात है यहां पर जो है आपके 3 कथन गलत होने वाले हैं और एक सही होने वाला। आइएगा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बात एकदम सही है। मैं आपको बता दूं कि 1990 के एक्ट में एक प्रावधान था कि इस एक्ट की 10 वर्ष के बाद, क्या 10 वर्ष के बाद जो है क्या की जाएगी? तो इसकी समीक्षा की जाएगी। और इसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया ब्रिटेन में। और ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आई। कहां पर आई? भारत आई। और इस साइमन कमीशन का भारत में हुआ विरोध। क्या हुआ? विरोध हुआ। और इसके विरोध के चलते नेहरू कमेटी का जो है गठन किया गया। इस नेहरू कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसी रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। आइएगा क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने जो है समर्थन किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान को जो प्रारूप तैयार किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में नागरिकता को परिभाषित करते हुए 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। इसमें से 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए मताधिकार को भी शामिल किया गया था। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थर्ड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? बाध्य योग्य है, अबाध्य योग्य है, लचीले हैं या फिर कठोर हैं? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाध्य योग्य हैं, अर्थात इन्हें लागू करना ही पड़ेगा सरकार को। अगर नहीं किया करेगी सरकार इन्हें लागू तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएंगे। क्लियर? चलिएगा, तो मौलिक अधिकार जो है बाध्य योग्य हैं किंतु असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 126 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। राज्य इन अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है, ये आपको पता ही है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के साथ हम क्या कर सकते हैं। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, मगर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके। क्या? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके। क्लियर?
चलिएगा आइएगा देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, किंतु आर्टिकल 358 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 358 आर्टिकल जो है 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से जो है संबंधित है, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके। कहने का मतलब यह है कि आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं किए जाएंगे आपातकाल के दौरान। ठीक, राजेश जी स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों का स्वतः ही निलंबन हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपात में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। क्लियर, चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्यों? क्यों अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है? ठीक, तो आइएगा देखते हैं भैया क्यों कहा जाता है। क्लियर, तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि ये संविधान में उल्लेखित है, इसलिए बात तो सही है। अगर संविधान में उल्लेखित नहीं होते तो हम भी नहीं कह पाते कि भाई ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे देश के संविधान में लिखे गए तभी हम कह पा रहे हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और ये हमें दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो बात तो सही है भाई। ठीक, सेकंड बात क्या कह रहा है, ये प्रजातांत्रिक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भैया, प्रजातांत्रिक नहीं होते। क्लियर, नेक्स्ट कह रहा है लोक कल्याणकारी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ठीक, लोक कल्याणकारी क्या होता है? तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में शामिल किए गए हैं वो आपको लोक कल्याण के लिए देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स आपको लोक कल्याण के लिए नहीं, आप ये कह सकते हो कि देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्लियर, तो इनमें ना फंडामेंटल राइट्स में किसी का कल्याण नहीं किया जाता। ठीक, एक तरीके से डिसिप्लिन जो है बनाया जाता है देश के अंदर। क्लियर, चलिएगा इसके अलावा ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है? बिल्कुल है भैया। अगर हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स ना हो तो हमारा जो है इकोनॉमिकली, ठीक, सोशली, ठीक, और भी कई सेक्टर में जो है डेवलपमेंट ना हो। ठीक, तो उसके लिए क्या है, व्यक्तिगत विकास के लिए जो है ये आवश्यक है। ठीक, संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बात सही है। अगर बना दिया सर तो भैया हमें आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाने का राइट देता, और हाई कोर्ट इन जैसे कानूनों के लिए 5 प्रकार की रिट नहीं तो समाप्त, और आर्टिकल 13 जो है उन्हें यह अधिकार देता है कि वो कानून को जो है समाप्त कर सकते हैं उसको, या उस कानून के उस हिस्से को समाप्त कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है या फिर समाप्त कर रहा है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4 5। आइएगा देख लेते हैं ये कहां पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में फर्स्ट 4 और 5 जो है सही है। अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित है, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक, दीप सिंह जी स्वागत है आपका। ठीक, आइएगा मौलिक अधिकार व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इन्हें प्रभावी बनाया गया है, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, तो ये वो सेक्टर बताए गए हैं जहां पर उसके विकास की आवश्यकता है। संसद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है क्योंकि ये अधिकार संसद के कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन पर जो है तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अनुच्छेद 13 जो कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 13 जो है सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि वो पूरा का पूरा उस कानून को जो है समाप्त कर सकता। वही बात यहां पर कही गई है कि न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकार से असंगत है। क्लियर, तो वही बात यहां पर बताई गई है। सेकंड और थर्ड जो है वो सही नहीं है क्योंकि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र की स्थापना के मूल आधार हैं किंतु इसकी प्रकृति प्रजातांत्रिक नहीं है। मौलिक अधिकार लोक कल्याणकारी नहीं है बल्कि ये अधिकारों की गारंटी देते हैं। क्लियर, चलिएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है
ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार पर, ऑप्शन बी समानता के अधिकार पर, ऑप्शन सी धर्म के अधिकार पर, ऑप्शन डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो मानव अधिकारों को अवधारणा का प्रमुख बल जो है, ठीक किस लिए कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं, जिनको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में नहीं आया। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। ठीक, मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिनके सभी मानव प्राणी हकदार हैं, क्योंकि ये मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन जीने से संबद्ध हैं। ठीक, अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के साथ साथ ही ठीक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका वर्णन भाग 3 में किया गया है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता ठीक शामिल है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ साथ देश के अंदर बाहर जाने की भी जो है आजादी दी गई है। क्लियर? राजेश जी वेरी गुड, दीप सिंह जी वेरी गुड एफर्ट। आइएगा चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये आपको आंसर करना है। चलिएगा, फटाफट से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, मौलिक अधिकारों के बारे में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। ठीक, ये वाला सेंटेंस। क्लियर है? चलिएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है? और डियर स्टूडेंट, ये हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक, एक्सप्लेनेशन के दौरान, कि आर्टिकल 13 जो है ये भारत की न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि अगर देश की संसद या राज्य की विधान मंडल अगर फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने से संबंधित या समाप्त करने से संबंधित कोई कानून बनाते हैं, तो हम उस कानून को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। किस न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त भी कर सकता है, या फिर उस कानून के किसी अंश को जो है समाप्त कर सकता है। यही बात जो है आपसे यहां पर पूछी गई थी। आइएगा देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या फिर न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। वही बात कही गई है, बस शब्दों का चयन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? ठीक, तो देखिए भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है? एट प्रेजेंट पूछा जा रहा है, पहले नहीं पूछा जा रहा। ठीक है भाई, चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर लिखेंगे फिर वहां पर लिखेंगे, तो इससे बढ़िया सीधे एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ठीक, तो भारतीयों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान है, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 के बीच में संस्कृति एवं
संस्कृति और जो है शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32, और फिर आपको मालूम है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ठीक संपत्ति के अधिकार को, क्या संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 से समाप्त करके जो है अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, जिसे संविधान के भाग 12 के जो है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत जो है रखा गया है। वही बात कही गई है, वही बातें हैं। खैर चलिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है? तो भैया देख लीजिएगा, इसमें कोई संपत्ति का अधिकार तो नहीं है पहले, तो भैया संपत्ति का तो अधिकार नहीं है। ठीक, तो गुरुजी फिर कौन सा होगा? देखिए सब मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन में संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ पर संपत्ति का अधिकार नहीं है तो क्या है? विरोध का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, विरोध का अधिकार जो है वो 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, बल्कि विरोध का अधिकार आपको कहां पर दिया जाता है? तो आपको जो है ये विरोध करने का अधिकार जो है आर्टिकल, क्या आर्टिकल 19 के फर्स्ट में दिया जाता है। और आर्टिकल 19 का फर्स्ट जो है क्या है? तो ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा आपका विरोध का अधिकार। डायरेक्ट विरोध का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, तो सर वो कौन कौन से? तो भाई देखिए 6 मूल अधिकार की अगर मैं बात करूं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार में विरोध का अधिकार शामिल नहीं है, जबकि अन्य दिए गए अधिकार इसमें शामिल हैं। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? फिर से देखो, संपत्ति का अधिकार तो नहीं दिख रहा इसमें, गुरुजी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब संपत्ति का अधिकार नहीं दिख रहा, तो अब हम सीधे आंसर ढूंढेंगे, और आंसर क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कहां पर देखने को मिलेगा? तो आपको संविधान के भाग 4 में देखने को मिलेगा, जिसका संबंध किससे है? डीपीएसपी से, अर्थात सर डायरेक्ट प्रिंसिपल। ठीक, सिंपल हिंदी भाषा में कहूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो है भाग 4 संबंधित है। इसमें आप अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है देखेंगे, और इस 36 से 51 के बीच में एक आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 39। क्या? आर्टिकल 39, और आर्टिकल 39 में जो आपको ये देखने को मिल जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्लियर भाई? चलिएगा, लेकर के चलते हैं डियर स्टूडेंट आपको एक्सप्लेनेशन की ओर। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह भाग 4 में अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को दिए गए निर्देश के रूप में वर्णित है। यह अनुच्छेद सभी लोगों को, चाहे वह पुरुष हो चाहे वो महिला हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। क्लियर? बहुत बढ़िया राजेश जी, दीप सिंह जी, अल्टीमेट। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो फिर से वही देखिए भैया, क्या संपत्ति का अधिकार तो नहीं है इसमें? अब आप कहें गुरुजी नहीं है, तो आइए फिर अब हम अलग देखेंगे, और हमें अलग क्या देखने को मिलेगा? समान आवास का अधिकार। तो सरकार जो है भैया देखो अपनी तरफ से जो है सभी को समान आवास दे दे, तो ऐसा भैया पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये कोई फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर? तो भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 80 के बीच में, धर्म का पालन करने का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 29 से, ठीक 19 से 20, यहां तो देखो सीक्वेंस गड़बड़ाया हुआ है, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। ठीक, समानता का अधिकार आर्टिकल 40 से 80 के बीच में, फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको 19 से 22 के बीच में देखने को मिलेगा, फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपको 23 से 24 के बीच में देखने को मिलेगा, फिर आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो आपको 25 से लेकर के 29 के बीच में देखने को मिलेगा, फिर आपका आपका जो है संस्कृति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक, फिर देखिए पहला है आपका समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का। बोलने में ना आप लोगों को शायद कुछ मिस होने को
चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सारा लिख देता हूँ। समानता, स्वतंत्रता, इसके बाद आएगा शोषण। क्या आएगा? शोषण। ठीक, फिर आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता। क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता आएगा। फिर आएगा आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और इसके बाद आएगा आपका संवैधानिक उपचार। क्या? संवैधानिक उपचार आएगा। समानता का अधिकार आपको 14 से 18 के बीच में देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 के बीच में देखने को मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24 के बीच में देखने को मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से लेकर के 28 के बीच में देखने को मिलेगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आपको 29 से 30 के बीच में देखने को मिलेगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सारे जो है फंडामेंटल राइट्स और उनसे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर सीक्वेंस में लिख दिए, यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं थे इसलिए। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भैया हमने आपको बताया ना कि संपत्ति का अधिकार आज क्या है वर्तमान में? एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है और जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, क्या? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के भाग 12 में, क्या? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का जोड़ करके जो है रखा गया है। क्लियर? इससे पहले ये संपत्ति का अधिकार जो है आपको कहां पर देखने को मिलता था? तो ये आपको आर्टिकल 19 के फर्स्ट के एफ में देखने को मिलता था और ये आपको आर्टिकल 31 में देखने को मिलता था। क्लियर है? कब? तो 1978 से पहले, मगर 1978 के द्वारा इसे यहां से समाप्त करके यहां ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर करने के साथ साथ इसे मूल अधिकार का दर्जा छीन करके एक विधिक अधिकार का दर्जा जो है दे दिया गया। क्लियर? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार की जो है वर्तमान में स्थिति यह है कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में भाग 3 में वर्णित 7 मौलिक अधिकारों में से एक था। इसका उल्लेख आर्टिकल 19 के फर्स्ट के एफ में और आर्टिकल 31 में किया गया। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के एफ में प्रत्येक नागरिक को जो है संपत्ति अधिग्रहित करने का अधिकार था या उसको जो है रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि अनुच्छेद 31 जो है प्रत्येक नागरिक, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, को अपनी संपत्ति के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता था। किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संपत्ति का अधिकार शीर्षक के अंतर्गत भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 300 का में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सरकार का मन किया उसकी संपत्ति हड़प ली, तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पर एक कथन और एक कथन, माने दो कथन कहे गए हैं और आपसे पूछा गया क्या भैया दोनों कथन सही हैं या नहीं। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहां पर कह रहा है कथन फर्स्ट में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। देखो जी, बात तो सही कह रहा है। क्या कह रहा है? बात तो सही कह रहा है। ठीक, आइए सेकंड, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत जो है विधिक अधिकार बनाया गया। बात सही है, इतनी देर से हम आपको यही चीज बताते आए। तो क्या है भैया, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सही हैं। क्लियर? चलिएगा, और यहां पर वही बातें कही गई हैं। ठीक, देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत ठीक विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्रावधान से, वही बात जो है दोबारा रिपीट कही गई है। राजेश जी और दीप सिंह जी, बहुत अल्टीमेट, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। आइएगा, तो प्यारे बच्चे, अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज में
अभी तक आपने अगर भारतीय इतिहास की बुक नहीं खरीदी है, भारत और विश्व भूगोल की बुक नहीं खरीदी है, भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक नहीं खरीदी है और भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर सामान्य विज्ञान की बुक नहीं खरीदी है, तो आज ही प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए बुक को जो है परचेज कर लें। क्लियर, चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हमने आपको बताया ना 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो ये 1978 में किया गया था। क्लियर, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संपत्ति का अधिकार किस किस आर्टिकल में था, किस आर्टिकल में ट्रांसफर किया गया और वर्तमान में उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि काफी क्वेश्चनों में हम वही चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया। 20 जून 1979 से प्रभावी इस अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी या विधिक अधिकार जो है का दर्जा दे दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाने का कार्य जनता पार्टी की सरकार, ठीक, जिस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। क्लियर, चलिएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या फिर मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिए लिखित अथवा अलिखित संविधान में मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसके उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। क्लियर भैया, कहां जा सकता है? उच्चतम न्यायालय जा सकता है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है? तो भैया इसमें ना भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ कथन दिए गए, वो आपसे पूछ रहा है सही है या गलत है। आइएगा, ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है। क्या? राज्यकृत के, माने कहने का मतलब राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अगर कोई काम करती है तो उसके विरुद्ध जो है लोगों को दिए गए हैं। तो बात तो सही है भाई, ठीक। ये संविधान के भाग 3 में ये भी बात सही है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते, नहीं जी नहीं। ये न्याय वाली बात तो केवल आपको प्रस्तावना में जो है देखने को मिलेगी। क्या? प्रस्तावना में ये आपको देखने को मिलेगा। प्रस्तावना में जो आपको न्याय देखने को मिलेंगे 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर, चलिएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये बात गलत है भैया। ठीक, हमने अमेरिका से लिए तो वहीं की भांति होंगे। ठीक, नहीं कैसे हो सकता है? ठीक, जब हमने वहां से एडॉप्ट किए हैं तो उन्हीं की भांति होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, बात वही आंसर में आएगा, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया है। 3 और 4 सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सुनिश्चित करते हैं, तथा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, अर्थात ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति हैं। क्लियर, तो वही बातें हमने आपको बताई, बस यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर इन्होंने डीपीएसपी लिख दिया है। ठीक, क्लियर है, तो वो एक अलग इनका जो है अप्रोच रहा होगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए भैया हम करते हैं विचार और फिर निकालते हैं आंसर। क्लियर, चलिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आइए। तो यहां पर हमें बताना है कि सही और गलत क्या है। ठीक, आइए। सबसे पहले 1930 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। अब देखिए भाई, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, अब सर ये सही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये मोतीलाल नेहरू समिति जो है ये घटना है 1928 की। ठीक है, ये 1928 की घटना है, तो ये तो गलत हो गया।
अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है भाई। और ये उपचार हमें कैसे मिलता है? आर्टिकल 32 से मिलता है और दूसरा आर्टिकल 226 से मिलता है। क्लियर? तो ये दो आर्टिकल हैं जो हमें उपचार दिलाते हैं। बात तो सही है। फिर कह रहा है सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती। प्रतिबंध तो लगा सकती है, तो ये बात गलत है भाई। ठीक, आपात के दौरान जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, परंतु आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, तो इन दो आर्टिकल को छोड़ करके बाकी के मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। तो यहां पर हमें जो गलत ऑप्शन मिले वो फर्स्ट और थर्ड मिले, और ये दोनों हमें जो है ऑप्शन डी में जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, ठीक। तो अधिकारों के घोषणा पत्र के संबंध में कथन फर्स्ट और थर्ड जो है सही नहीं है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू वही बात कही गई है 1928 में अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, न कि 1930 में। सरकार मौलिक अधिकारों पर औपचारिक प्रतिबंध लगा सकती है यदि वह आवश्यक समझे, और वो आवश्यक कब समझेगी? आपातकाल की स्थिति में। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक कथन है, एक कारण है, आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं, और सही भी हैं तो क्या ये एक दूसरे की माने व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं या नहीं करते। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बात सही है। ठीक, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बात ये भी सही है। और कारण जो है आर, वो कथन ए का जो है सही एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर? चलिएगा, आइए देख लेते हैं आंसर। ठीक, तो आंसर तो हमने देख ही लिया, बाकी का ये भी आइए एक्सप्लेनेशन। सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों के बीच समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होते हैं वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। जैसे राज्य अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। ठीक, ब्रिटिश न्यायविद एम बी डाइसी, ठीक, एल्बर्ट बिन डाइसी का विचार है कि विधि के समझ समानता का विचार विधि का शासन सिद्धांत का मूल तत्व है। समान लोगों के मामले में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। यह एक सकारात्मक जो है अवधारणा है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने डियर स्टूडेंट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध बताता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइएगा पढ़ लेते हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ संवर्धित होते हैं, तो भाई इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो भारत के संदर्भ में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध यह है कि अधिकार और कर्तव्यों के साथ आपस में सह संबंध और अविभाज्य तथा व्यक्ति और समाज एवं नागरिक और राज्य के बीच संबंधों के उचित स्थापन दोनों ही समन्वय के बिना अधूरी हैं। क्लियर? और नॉलेज प्लस में आइएगा देखते हैं क्या कहते हैं। अधिकार यदि व्यक्ति के जागरूक होने का प्रमाण है तो कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व का बोध कराते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तब संकट के रूप में सामने आते हैं जब व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान के मूल रूप में मौलिक अधिकारों को रखा गया था तथा इसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन
76 के द्वारा, और इन्हें कहाँ रखा गया था? तो संविधान के भाग 4 में रखा गया था। अनुच्छेद 51 जोड़ा गया था और उसके तहत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में इनकी संख्या जो है 11 हो गई थी। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप देख लीजिए समानता का अधिकार। क्या देख लीजिए? समानता का अधिकार, जो कि आपका पहला मूल अधिकार है। ठीक, और इसमें आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में देखने को मिलेंगे। आइएगा एक एक आर्टिकल पे बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर निषेध। फिर है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। फिर है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। तो यह निम्न को जो है अपराध मानता है। किन किन को? सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, धार्मिक दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, दुकान, होटल, मनोरंजन में प्रवेश से इनकार करना, अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अनादर करना, अस्पतालों, हॉस्टल में प्रवेश पर जो है रोक लगाना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। क्लियर? चलिएगा आइएगा अब इस पर बेस जो है सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो आप सभी को मालूम है अनुच्छेद 14 से 18। क्या अनुच्छेद 14 से 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही बात, संविधान के भाग 3 में समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में देखने को मिलेगा। सारे आर्टिकल अभी हमने पढ़ के देखे हैं, दोबारा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं लगती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने के कारण निहरता यह है कि उसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? तो आपको डियर स्टूडेंट विशेषाधिकारों का अभाव है। क्लियर है? क्या है? विशेषाधिकारों का जो है अभाव जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक, तो समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अर्थात समाज में समानता होने का एक अर्थ यह भी है कि समाज में किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त न हो। विशेषाधिकारों का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति, वर्ग, समूह को किसी विशेष आधार पर उन्मुक्त प्रदान करना होता है। विशेषाधिकारों की विद्यमान समाज में समानता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, परंतु अपवाद स्वरूप शासन के उचित संचालन के लिए संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, परंतु इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। वेरी गुड दीप सिंह जी, वेरी गुड वेरी गुड। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सारभूत रूप में विधि के सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन ए नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन बी विधि का स्थापित पद्धति, ऑप्शन सी है विधि की निष्पक्ष प्रयोक्ता, ऑप्शन डी है विधि के समक्ष समता। और आप सभी को मालूम है विधि के समक्ष समता जो है आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या होता है? चलिए भाई फटाफट से आंसर कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा चलिए तो आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन। क्या देख लेते हैं डियर स्टूडेंट? एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं। ठीक, आइए तो एक्सप्लेनेशन क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र है। विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष लोगों की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रत्येक नागरिक के लिए ही कानून का प्रावधान है। ठीक राजेश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दीप सिंह जी, चलिएगा तो आज जो है प्यारे बच्चे हम अपनी क्लास को यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। और ध्यान रखेंगे आप लोग कि अभी तक अगर आपने अपने इस बार के प्रीलिम्स को क्रॉस करने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन के प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की इन बेहतरीन नायाब बुकों को, भारतीय इतिहास हो,
ठीक, या फिर भारत विश्व का भूगोल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, या फिर सामान्य विज्ञान हो, इनको अभी तक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा आपका पहली बार में प्रीलिम्स हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मगर हाँ ये आपके पहली बार प्रीलिम्स में जो है काफी हेल्प करेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो आज ही अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इन बुकों की भी आवश्यकता लगती है तो आप इन बुकों को भी जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को दूर तक जो है लाइक और शेयर करिएगा, और बाकी का हम मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए ठीक, आपसे लेते हैं इजाजत। तो सभी प्यारे छात्रों को, डियर स्टूडेंट्स को भैया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच।